वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट 6 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और बाकी सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, इंफॉर्मेशन रहेगी, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी देखिए, आप ये लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। बाकी हमारे ये है इम्पोर्टेंट 5 करंट अफेयर्स आज के। देख सकते हो आप करंट अफेयर्स कौन से हैं। जैसे कि पहला है खाद्य अपशिष्ट इंडिया और फिलीपींस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस के पर्पस से। फिर इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर। फिर भारत में ट्यूबरकुलोसिस और साइक्लोन्स। ये है हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स। चलिए भाई, सारे के सारे आर्टिकल्स मेंस और प्रीलिम्स दोनों के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में ही इनको हम समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है ग्लोबल फूड वेस्ट क्राइसिस। मतलब कि फूड कितना ज्यादा वेस्ट होता है, ये रिसेंटली सर्वे में इसका एनालिसिस निकाला गया है। तो सबसे पहली चीज तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एनालिसिस है, ये सर्वे प्रिपेयर किसने किया है। तो ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, और यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है रैप, मिल करके फूड वेस्ट इंडेक्स निकाला, जिसमें पूरे वर्ल्ड में कितना अमाउंट में फूड वेस्ट होता है उसका पूरा एक एनालिसिस तैयार किया गया। और ये बताया गया है 2022 तक का डेटा कि वैश्विक स्तर पर परिवारों ने एक दिन में 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया है। ठीक है, ये अमाउंट पूरा कैलकुलेट करके बताया गया है। जितना अमाउंट खाने का हमें मिलता है उसका 1/5 हिस्सा है ये। 60% फूड जो है वो घरों से बेकार होके वेस्ट की फॉर्म में आता है, और बाकी 28% फूड सर्विसेज वाले जो खाद्य सेवाओं में है, इन सब से आता है। तो इसके लिए फूड वेस्ट का जो होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर, एक तो वैसे भी जो है फूड वेस्ट 2030 तक हमारा ये गोल है कि हम फूड और इन सब चीजों के ऊपर ट्रैक रख के फूड वेस्टिंग को कम से कम यहाँ पे रखें। और G20 की कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएस सिर्फ ऐसी कंट्रीज हैं जो इस पे प्रॉपर अभी तक एस्टिमेट रख पाई हैं। फूड वेस्ट जो है सिर्फ एक अमीर देश की समस्या नहीं है। एक आम धारणा होती है कि भाई भोजन की बर्बादी सिर्फ अमीर देशों की समस्या है, नहीं। उच्च आय, मध्यम आय, निम्न मध्यम आय वाले देश जो होते हैं, हाई इनकम, अपर मिडिल, लोअर इनकम, ये भी बहुत ज्यादा फूड वेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड वेस्ट और क्लाइमेट चेंज का क्या आपस में कोई लिंक है? तो बिल्कुल है। जो फूड लॉस होता है, वो फूड लॉस में जो वेस्ट आता है ना, उस वेस्ट से भी ग्रीन हाउस गैसेस में 8 से 10% एमिशंस इसी के होते हैं। ठीक है, जितना एविएशन सेक्टर से नहीं होता ना, उससे ज्यादा वेस्ट फूड वेस्ट से एमिशंस का होता है कॉज। और अगर मैं ग्रामीण और शहरी इनका कंपेयर करूं आपस में, तो जो शहर है वो यहाँ पर शहर की तुलना में ग्रामीण आमतौर पर कम खाना बर्बाद करते हैं, और शहरों में खाना ज्यादा बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पेट को देना, पालतू जानवरों को, पशुधन, घरेलू खाद बनाने का बड़े पैमाने पर उपयोग में लाना होता है। क्योंकि गांव के अंदर ये सब चीजें हो जाती हैं आसानी से, इसलिए वहां फूड वेस्ट कम होता है। ठीक है, तो फूड वेस्ट जो है इंडिया में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। चाहे इतना ज्यादा अमाउंट में फूड वेस्ट होता है, पर फिर भी 190 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो आज भी अल्प पोषित, अंडर नरिश्ड है। ठीक है, और इंडिया में 40% फूड या तो खराब हो जाता है या वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल फेंक दिया जाता है, जिसका सालाना अगर हम बात करें तो 92,000 प्रति वर्ष इसका पैसा निकलता है। इतना अमाउंट में फूड वेस्ट किया जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड जो है, घरेलू बर्बादी, इसमें सबसे बड़ा एक मतलब एक तरीके से बताया गया है कि सबसे बड़ा यही एक कारण। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों के लिए, देखो इस सब के लिए स्पेशली कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ जब भी वो हो जाती है ना, जब हमारी फसल हो रही होती है, फसल स्थापित करते समय, काटते समय,
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जरूर आई है जिसमें इसको रोका जा सके। स्मार्ट पीडीएस करके सिस्टम लाया गया है जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों में खाने का जो बंटवारा होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बहुत अच्छे से किया जा सके। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो कि जुड़ा हुआ है फूड वेस्टिंग से। ऐसे ये पूरा डेटा जो है हमारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेंस में अगर फूड से जुड़ा हुआ कुछ भी आता है तो हम ये डेटा उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है इंडिया और फिलीपींस के ऊपर, कि इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस आपस में कैसे हैं, मैरीटाइम के ऊपर। अभी क्योंकि चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, मैंने कई बार डिस्कस किया अपनी वीडियोस में, साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो बहुत पुराना चलता है। इंडिया जो है वो इस पूरे डिस्प्यूट में फिलीपींस के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। क्योंकि चाइना का क्या सीन है कि साउथ चाइना सी के रीजन में आने वाली हर कंट्री के शेयर में वो अपना अपना शेयर बता देता है। चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो ब्रुनई हो, हर कंट्री के साथ अपना कुछ ना कुछ वाद विवाद रहता है। तो इस वाले पूरे मामले में इंडिया जो है वो पूरा किसके सपोर्ट में है, फिलीपींस के। ठीक है, साउथ चाइना सी के साथ डिस्प्यूट में तो हम लोगों ने साफ साफ यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने फिलीपींस के साथ अपना सपोर्ट दिखाया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मनीला उसकी कैपिटल है फिलीपींस की, वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तब भी इसके ऊपर पूरी पूरी बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि हर एक कंट्री को यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी का अधिकार है, और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करने के लिए चाइना कभी भी किसी को और को मजबूर नहीं कर सकता। हर कंट्री का अपना अपना यहाँ पर अधिकार है। उन्होंने साफ बोला है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कि वो फिलीपींस के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, अपने मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए, और अपना ट्रस्ट और कंफर्ट को ग्रो करेंगे उनके साथ। चाइना यहाँ पर जो है वो ये बोल रहा है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है लिन जियान, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और फिलीपींस के बीच में, इसमें इंडिया को या फिर किसी और थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी इश्यूज हैं वो दो कंट्रीज आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे, तीसरी कंट्री को यहाँ पर जो है एक तरीके से आसपास आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो अभी ये काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और ऊपर से चाइना जो है एक और प्रॉब्लम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इतने सारे विलेजेस के नाम चेंज करने शुरू कर दिए, तो दिल्ली में इस चीज को पूरा रिजेक्ट कर दिया, बीजिंग के इस क्लेम को जो है बेतुका, हास्यास्पद, लिडिशरस एंड एब्सर्ड यहाँ पे करार कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि चाइना जो है वो इसी पॉलिसी को जियोडोंग पॉलिसी कहते हैं, माओ माओ जियोडोंग की पॉलिसी को फॉलो अप करते हैं। और इसी पॉलिसी में जैसे चाइना जो है वो डायमंड ऑफ नेकलेस करके स्ट्रैटेजी अपनी चलाती है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके भी स्ट्रैटेजी स्टार्ट की हुई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, हमारा जो भी चाइना यहाँ पर अपने बेसिस तैयार कर रहा है उनके बेसिस की जगह हम लोग अपने बेसिस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, चांगी, साबांग, दकम, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी जो कि चाइना की रही है। तो चाइना की डायमंड जो है नेकलेस स्ट्रैटेजी को काउंटर करते हुए इंडिया ने चांगी, साबांग और दकम पोर्ट यहाँ पे बनाया, जिसकी हेल्प से हम सभी लोग जो है डायरेक्ट नेवल बेस का हेल्प लेने वाले हैं। वहां पे इंडियन नेवी अपने बेसिस तैयार करेगी, और उन बेसिस के ऊपर ही हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं। राइट, तो ये है वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर। ठीक है भाई, बाकी ये पोर्ट्स वगैरह का ये प्लेसेस फिर से न्यूज में आ गए, तो हम लोगों को ये पोर्ट्स की प्लेसेस याद रखनी पड़ेंगे कि ये प्लेसेस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे ही हमने एजम्पशन आइलैंड उसको भी यहाँ पर जो है वो भी इस पे भी तैयार किया, सेशल्स में चाबार पोर्ट, अंडमान निकोबार, वियतनाम, ऐसे सब कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए जो है ये सब चीजें स्टार्ट की गई। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्वाड में स्टार्ट किया, मॉरिशस और सेशल्स के साथ स्टार्ट करा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर हम लोग मिल करके यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम लोग कंट्रीज के साथ मिल करके
अपने रिलेशंस को बढ़ा रही है। तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मॉरिशस है, सितवे पोर्ट म्यांमार का, त्रियमकोले पोर्ट श्रीलंका का, सेशल्स और मॉरिशस का। तो काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट फ्रीडम इंडिया में। इंटरनेट फ्रीडम भारत में है या नहीं? तो इंटरनेट बैंस में टॉप करने वाली कंट्री इंडिया फिर से बन गया है। ठीक है, मतलब ब्लैकआउट्स हुए हों 2016 से 22 तक 60% इंडिया में ब्लैकआउट्स हुए हैं, इंटरनेट शटडाउन हुआ है। 780 बार ये डेटा निकल के आया है, 780 बार इंडिया में शटडाउन हुए हैं 2014 से 2023 तक। और ये अब बढ़ चुके हैं। इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा 2018 से 2020 में हुआ है, जब सीएए पास हुआ था, फार्म बिल्स आए थे, आर्टिकल 370 हटाया गया था। सबसे ज्यादा उस टाइम पीरियड में शटडाउन्स देखे गए हैं। और ये जो है पूरे इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी में 70% का लॉस लेके आता है। 7,000 घंटे यहाँ पे खत्म हुए, 5.9 करोड़ पीपल का यहाँ पे नुकसान हुआ, बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट्स थी जिनको ब्लॉक किया, काफी सारा कंटेंट आईटी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ने यहाँ पर किया है ब्लॉक। ऐसी सोशल मीडिया में बहुत सारे यूआरएल्स को ब्लॉक किया गया, ट्विटर को रिक्वेस्ट भेजी गई। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसको भी यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। तो केसेस काफी ज्यादा भी थे साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी के केसेस 434% यहाँ पे बढ़ गए हैं। फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हुए केसेस हैं। तो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम फिर से पूरे वर्ल्ड में ही कम हुई है। ठीक है, तो ऑनलाइन ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो काफी कम हुए हैं, और इंडिया की रैंक भी इसमें टॉप है, जिसने बैन सबसे ज्यादा लगाया। कभी भी ऐसा अगर इकोनॉमिक होता है, इंटरनेट शटडाउन होता है, तो इकोनॉमिक लॉस भी होता है। ठीक है, और डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो इंटरप्ट में आ जाती हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो है वो हिंडर होता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की चीजें यहाँ पे आती हैं, जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, पूरी इमेज खराब होती है, इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब होती है। तो ये था एक डेटा जो आपको आपको याद रखना है। सीधा ये वाला डेटा है ना, इस स्लाइड का ये डेटा, ये मेजरली आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन सी क्या क्या हम लोगों के पास इम्पोजिशंस हैं, क्या क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। सीधे सीधे को इसमें सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकती है। अगला आर्टिकल है हम लोगों का ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने 2025 तक यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम लोग 2025 तक पूरा जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको यहाँ पर एंड कर देंगे। ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के 2025 तो यहाँ पे चूज कर लिया गया, लेकिन अभी भी हम इससे काफी पीछे हैं। ठीक है, ये बोला है कि भाई आज की करंट सिचुएशन ये है कि 2015 के बाद से फिर भी हमारे जितने भी केसेस रहे हैं उनमें डिक्लाइन तो हुआ है, कम तो हुआ है, पर फिर भी ये केसेस ज्यादा है। 27.8 लाख केसेस थे, पहले 28 लाख थे, बहुत ही ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है कुछ। तो उस हिसाब से वही कि केसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो इस तरीके से हमें जो है नेशनल प्रोग्राम को अब इसको टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। डेथ भी यहाँ पर काफी होने लग गई है। ठीक है, तो ये चीज है, टीबी की रिपोर्ट यही है। सबसे पहले तो यही बताया, अंडर नरिशमेंट है, अल्प पोषण है भारत में, आप रीड कर सकते हो। एचआईवी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, और जिनको पीपल को एचआईवी, उनको टीबी होने की संभावना बहुत ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। और जितने भी टीबी के 94,000 केसेस आए हैं 2022 में, उनको एचआईवी भी देखा गया है। डायबिटीज भी इसका एक रीजन है। 3.70 लाख केसेस में से बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो कि डायबिटीज वाले थे। एल्कोहल एक काफी बड़ा रीजन है, और एक टोबैको कंजम्पशन इसका काफी बड़ा रीजन है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन हाँ, बस ये है कि अगर हमने पूरा प्रॉपरली अगर हम केसेस को पूरा सॉर्ट करें तो उसमें केसेस भी काफी सारे पता चले हैं। केसेस भी उसमें देखे गए हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मिसिंग केसेस कितने रहेंगे। ठीक है, और मतलब काफी सारी चीजें ऐसी भी इसके अंदर देखी गई हैं कि कौन कौन सी होनी चाहिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, मिसिंग केसेस भी यहाँ पर देखे गए हैं कि कौन से केसेस ऐसे हैं जो मिसिंग हैं यहाँ पर। ये आप रीड कर सकते हो। बाकी क्या गवर्नमेंट ने कभी कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिससे हमारा पूरा ये सब कुछ सॉल्व हो सके?
सारी चीजें। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं? तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। ये पूरा एक स्टेप लिया है यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में देने के लिए। ठीक है, नेशनल स्ट्रगल प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो योजना सिर्फ ऐसी नहीं है कि यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, योजनाएं और भी यहाँ पे स्टार्ट की जा चुकी हैं। निक्षय पोर्टल, ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स तो इसके ऊपर भी काफी सारे लिए गए हैं, स्टेप्स तो यहाँ पे काफी सारे लिए जाते हैं, पर वही है कि उन स्टेप्स को यहाँ पर प्रॉपरली जो है इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, वो अलग बात है कि इन सबको और ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन इसकी सही से नहीं हुई है। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाएगी तो ये एक अच्छा स्टेप हो जाएगा। तो आप ये पढ़ सकते हो कौन कौन से स्टेप्स हैं। बेसिकली इसके अंदर वही है कि स्टेप्स वगैरह हमसे कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन इन स्टेप्स वगैरह से पूछा जाता है कि कौन से स्टेप्स लिए गए थे। लास्ट है आज साइक्लोन इंटेंसिटी। ये एक रिपोर्ट ये भी निकाली गई और ये बताया कि भाई जितने भी साइक्लोन थे वो पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये साइक्लोन्स जो है अपनी स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं, 309 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेके आ चुके हैं। इसे किसको इसको किससे चेक किया जाता है? तो भाई इसके लिए पूरा एक स्केल दिया गया है, और उस स्केल का जो है वो साफिर सिम्पसन स्केल उसको बोला जाता है, जिसके थ्रू इस पूरे को चेक रखा जाता है। साफिर सिम्पसन स्केल वो एक स्केल का नाम है। ठीक है भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता ही है, सारे इन रीजन्स में आते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ पैसिफिक, अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। जितने भी अब तक ये साइक्लोन्स वगैरह आए हैं ये ट्रॉपिकल ओशंस में देखने को मिले हैं, और सबसे ज्यादा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ही रहा है जहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। इंडियन ओशन का भी काफी बड़ा रीजन रहा है। और सैफिर सैम्पसन, जैसे हम अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं, ऐसी हरिकेन और इन सबको मेजर करने के लिए सैफिर सिम्पसन हर एक यूज किया जाता है, जो कि प्रॉपर एक तरीके से चेक रखता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5। ठीक है, जिसमें स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो पता चल जाता है इसके अंदर भी कितनी ज्यादा स्पीड एक्सीड हो गई है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब जब इंक्रीज होंगे इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको पूरे इसमें भी देखने को मिलेगा, इस पूरे रीजन में भी आपको इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये आप रीड कर सकते हो यहाँ पर, ये बेसिक है इसके अंदर जितने भी ये बताया गया। भाई कैटेगरी 5 में काफी सारे देखे गए हैं, हयान, पैट्रिका, मिरांटी, गोनी, सरी, ये सब साइक्लोन्स के नाम है जो हुए हैं, इनकी स्टिमुलेशंस बड़ी हैं इस पूरे रीजन में, ये यहाँ से आप रीड कर सकते हो। बाकी आज का हमारा क्वेश्चन आता है एआई के ऊपर। क्वेश्चन है भाई कि एआई जो है यहाँ पर बूम जो आया है उसका हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो भाई जो एआई में इतना ज्यादा बूम आपको देखने को मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, या हमारी रियल इन्फ्लेशन को भी काफी बढ़ाएगा। ठीक है, और एआई की वजह से जॉब लॉसेस भी होंगे, तो इंटरेस्ट रेट और इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइयर प्रोडक्टिविटी तो होगी एआई से, बिल्कुल होगी, लेकिन उसकी वजह से इम्पैक्ट भी इसका कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में था, बटरफ्लाई किकाडा। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंटली ये न्यूज में चल रहा है, बटरफ्लाई किकाडा। नाउ व्हाट इज दिस बटरफ्लाई किकाडा? ये एक नई स्पीशीज आई है किकाडा की जो डिस्कवर की गई है। ठीक है, ये बटरफ्लाई की स्पीशीज है, पहली बार इसको मेघालय में देखा गया, जिसके बहुत ही कलरफुल विंग्स है, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई किकाडा है, क्योंकि इसके बायो कलर है डिफरेंट है। ठीक है, तो किकाडाज है ये। और किकाडाज जो है ये हार्मफुल होते हैं क्या? लोगों के लिए हानिकारक है? नहीं, किकाडाज जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स की फैमिली को कहते हैं। किकाडा, जैसे हम मिल्क प्रोड्यूसिंग को क्या बोलते हैं? मैमल्स, ऐसे ही सेम एज दैट वे साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स आर नोन एज किकाडा।
ठीक है, इनकी जो है आईज जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, कलरफुल इनकी विंग्स होते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं किकाडास लाउड नॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की हेल्प से, और ये एग्स को भी ले करते हैं। ठीक है, तो वहां से इनका नाम आया है, या आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रिसेंटली डिस्कवर हुई है मेघालय में, और ये चिनस बैकरुंटा इंडिया से ये डिस्कवर हुई है, और ये बाकी इसकी स्पीशीज चाइना, थाईलैंड, वियतनाम में मिलती है, लेकिन ये हार्मलेस होती है, लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है भाई, अगला हमारा क्वेश्चन जो आज का मेंस है, लास्ट ये मेंस का क्वेश्चन, कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब्स के ऊपर। आगे आने वाले टाइम में एआई हमारी जॉब्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, जो भी इसका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें पढ़ना है। लेबर डिस्प्लेस होगी या नहीं होगी, एआई जो है वो यहाँ पर, ये इलॉन मस्क ने भी एआई के ऊपर बोला था, एआई में बोला इलॉन मस्क ने कि एआई जो है भाई फिजिकली और कोग्निटिविकली दोनों तरीके से ये रिप्लेस करने वाला है। फेवर में ये है कि भाई अगर हम ह्यूमन को इससे रिप्लेस कर देते हैं एआई से, मतलब एआई को रिप्लेस कर देते हैं ह्यूमन से, तो एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन बढ़ जाएगी, 24/7 अवेलेबिलिटी भी रहेगी, स्पीड भी रहेगी, सेफ्टी भी रहेगा, कोई हजार्डस एनवायरनमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें कोई डीप सी मिशंस करनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी, कोई डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो बहुत आसानी रहेगी। लेकिन वही है कि अगर कॉम्प्लेक्स डिसीजन आ जाएगा, क्रिएटिविटी का मामला होगा, इंट्यूशन है, तो एकदम डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रगल्स हैं, तो वो सब तो नहीं कर सकता ना एआई। जहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेल करती है ह्यूमंस की, वहां एआई तो काम नहीं कर सकता। एथिकल डिसीजन लेना है, मॉरल डिसीजन मेकिंग लेनी है, जरूरी नहीं है हर जगह पर आप लॉजिकल सोच पाए। ह्यूमन इंटरेक्शन है, एम्पैथी, सिंपैथी, ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही पॉसिबल है। ठीक है, बाकी एआई पे रिलायबिलिटी भी कंसर्न्स है, प्रिवेसी कंसर्न है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर कौन देगा, सब कुछ में कंसर्न है ना। तो ये आपको यहाँ पर समझाना है कि किस तरीके से एआई जॉब लॉसेस में हमें जो है जॉब लॉस होगी या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने, राइट। पॉजिटिव में आप बताओगे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, नई जॉब्स, ठीक है, इनोवेशन, प्रोडक्ट्स में, डेटा एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में, कस्टमर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा चैटबॉट की हेल्प से, हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक करना, रिसर्च वर्क करना एक्सेलरेट हो जाएगा, सब चीजें बताओगे। लेकिन आपको नेगेटिव भी बताना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, प्रिवेसी, एथिकल इशू, जॉब डिस्प्लेसमेंट, स्किल्स का गैप हो जाएगा, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये थे हमारे आज के कंप्लीट आर्टिकल्स, इसको कंप्लीट करना। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से मंडे के लेक्चर में, बिकॉज कल संडे है तो ऑफ रहेगा। मंडे के लेक्चर्स में मिलते हैं, यहाँ तक इसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।